हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएससी ऑल इन वन पर। दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग रिवीजन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे पास है 3 पार्ट। पहला पार्ट होता है दोस्तों बिजनेस मैथ्स का, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास रीजनिंग का, और तीसरा होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। कोर्स में इन तीनों पार्ट का क्या वेटेज रहेगा और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 11th एंड 12th के आपको इस कोर्स में हेल्प करने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। दोस्तों, कंटिन्यू कीजिए हमारी इसी वीडियो को और देखिए आगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएससी ऑल इन वन पर। सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट में हमारे पास 3 पोर्शन कवर होते हैं। एक पोर्शन कवर होता है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, सेकंड पार्ट आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, देन हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये 3 पोर्शन हमारे पास होते हैं, पहला बिजनेस मैथ्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा स्टैटिस्टिक्स। इनके मार्क्स का कुछ जो डिवीज़न होता है वो इस तरह से है। जो हमारा बिजनेस मैथ्स का पार्ट है, बिजनेस मैथ्स के पार्ट हमारा आता है 40 मार्क्स का। इसी के साथ लॉजिकल रीजनिंग ये 20 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स ये हमारा रहता है 40 मार्क्स अगेन। फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ओएमआर बेस्ड पेपर रहता है, यानी कि आपके पास जिसे हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर भी बोलते हैं, वेयर वी हैव 1 क्वेश्चन एंड इट हैज़ मल्टीपल आंसर्स। यहाँ पर मल्टीपल I mean 4 आंसर होंगे आपके पास, A B C D, और इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें मार्क करना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 100 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसमें जो बिजनेस मैथ्स का पोर्शन है, इस बिजनेस मैथ्स के पोर्शन में हम लोग नॉर्मली 11th और 12th का सिलेबस एंड पार्टली कुछ 9th और 10th में जो यूज़ होता है, जैसे रेशो प्रोपोर्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसी के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, और 11-12 से हमारा होता है आपका कैलकुलस का टॉपिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इसी के साथ कुछ और टॉपिक होंगे, जैसे हमारे प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक होता है। वेरएस जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में ऑलमोस्ट हमारा 11th और 12th का सिलेबस ही कवर्ड है, और उसके अलावा जो हमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, मुश्किल से 1 या 2 चैप्टर होते हैं। तो ये सब हमारा कोर्स का पार्ट रहेगा। इसी के साथ हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मैं ये कहूँगा ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया एरिया है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यूपीएससी के या एसएससी के, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आया करता है, बट 2017 ऑनवर्ड्स आईसीएआई ने लॉजिकल रीजनिंग को भी सीए फाउंडेशन के कोर्स का पार्ट बना दिया है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जो मैं आपसे कह रहा था, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और इसी के साथ आप अगर देखेंगे तो इधर मेरे पास है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, देन सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस तरह से अगर आप देख पा रहे हो तो बेसिकली ये जितना भी सिलेबस है, अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूँ, सीक्वेंस सीरीज यानी कि एपीजीपी, सेट, रिलेशन, फंक्शंस, इसकी बात करूँ, या फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, ये सारे टॉपिक आपके पहले स्टडी किए हुए हैं। केवल एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, या फिर मैं ये कहूँगी ये आधा आपने पहले पढ़ा है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इसके बाद आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युटीज, सिंकिंग फंड, ये सब एक नया एरिया है। तो मैथ्स के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 टॉपिक जो है मेरे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लीनियर इनइक्वालिटीज़,
ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, अदरवाइज सभी कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सामने दिखता है स्क्रीन पर नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन एंड सिलोगिज्म। इसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का कोर्स आता है जिसमें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स। तो फ्रेंड्स ये इंडेक्स नंबर्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, ये कोर्स आपने 11th या 12th में कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। केवल ये वाला जहाँ पर कि मैं स्टार लगाने जा रहा हूँ, ये एरिया ऐसा है जो आपके लिए एक नया एरिया है और थोड़ा सा आपको ये चैलेंज देगा। बट अगेन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये सिलेबस मेरा 40 मार्क्स का है, तो इसे कवर करने में हमें कोई खास दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि एक चैप्टर है, इस चैप्टर से अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो स्टिल वी हैव 35 मार्क्स का एरिया ऐसा है जो कि आप बहुत आराम से 11th और 12th के कोर्स को देखते हुए कवर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं मैथ्स का सिलेबस देखता हूँ तो रेशो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये 3 टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, देन बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये इंटीग्रेशन और जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ये सारे का सारा टॉपिक आपका 11th और 12th का पढ़ा हुआ है। अगेन आपके पास एक टॉपिक और आता है यहाँ पर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात मैं करूँ तो ये आपने दोनों टॉपिक 9th और 10th में कवर कर रखे हैं। लेकिन ये जो एरिया है, परपेचुइटी, एन्युटी, सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआईज, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, ये वाला एरिया आपके लिए नया रहेगा। तो अगेन फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पर 8 टॉपिक हैं तो 8 में से आपके 7/8 7 टॉपिक्स आपने 11th, 12th, कहीं ना कहीं 9th और 10th में कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स ये एरिया जो लॉजिकल रीजनिंग का है 20 मार्क्स का, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया एरिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर आप 11th एंड 12th में मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके लिए, या फिर एक साइंस स्टूडेंट के लिए जो कि कॉमर्स ऑप्ट करता है, उसके लिए केवल एक लॉजिकल रीजनिंग का ऐसा एरिया है जो कि कॉमन रहेगा। अदरवाइज़ अगर 11th-12th में आपने मैथ्स कर रखा है तो 40 में से अराउंड 35 मार्क्स मैथ्स और 40 में से एटलीस्ट 35 मार्क्स स्टैट्स आपके लिए सिक्योर करना बहुत ही ईजी है, यानी कि 100 आउट ऑफ 70। और यहाँ पर भी 20 मार्क्स का एरिया बहुत ईजी एरिया आता है। जब हम लोग स्टडी करेंगे तो मैं आपके साथ इस बात को डिस्कस करूँगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बिजनेस मैथ्स, और बिजनेस मैथ्स में मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके साथ टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें कवर करने। एक हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट, नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और देन वी हैव एन्युटीज। ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, आई होप आपने ये 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया होगा। और एन्युटीज़ में जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं ये आपने नहीं पढ़ी, ये अभी हम लोग सीए फाउंडेशन लेवल पे स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे लोन्स वगैरह के बारे में कि लोन की ईएमआई किस तरह से फिक्स की जाती है। इसी तरह से आपने अकाउंट्स में सिंकिंग फ़ंड पढ़ा होगा पहले, सिंकिंग फ़ंड की इंस्टॉलमेंट्स, कितने साल का सिंकिंग फंड क्रिएट होगा, ये सब चीज़ें हम लोग एन्युटीज़ में कवर करेंगे। आइए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट के साथ। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि आप सभी ने, मैं मान के चल रहा हूँ, पहले भी थोड़ा स्टडी किया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रशअप करने जा रहा हूँ इसको। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए मुझे बेसिकली 3 फैक्टर चाहिए होते हैं।
पहला फैक्टर जिसे आप कहते हैं प्रिंसिपल, सेकंड मुझे चाहिए होता है टाइम, देन मुझे चाहिए होता है इंटरेस्ट रेट। तो 3 फैक्टर कहा मैंने आपसे, एक प्रिंसिपल, एक टाइम और एक इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है? सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हिंदी में इसको हम ब्याज भी कहते हैं कई बार। हम लोग अगर किसी पर्सन को कोई अमाउंट लेंड करते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमें कितना इंटरेस्ट उसे पे करना है। इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कंसिडरेशन विच इज़ बीइंग पेड फॉर यूज़ ऑफ द मनी विच इज़ बिलोंगिंग टू अदर। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हमने किसी से बोरो किया है या फिर किसी को दिया है। कितने टाइम के लिए दिया है? ये टाइम आपका 1 साल भी हो सकता है, ये टाइम आपका 2 साल भी हो सकता है 6 महीनों, 1 महीने, 2 महीने। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट जो कि हम रिटर्न में चाह रहे हैं कि आप हमारे इस पैसे को यूज़ करने के बदले हमें कुछ कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, जो कि लॉ की टर्म में आप पढ़ेंगे, वो मुझे देने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है SI, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं, SI इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। तो इस इंटरेस्ट रेट को हम लोग लिख लेते हैं R, इसको मैं एब्रीवेशन के लिए लिखता हूँ T और इसको लिख लेता हूँ P। सो सिंपल इंटरेस्ट इज़ बेसिकली P इंटू R इंटू T। फ्रेंड्स, जो ये हमारा R दिया हुआ होता है, ये R जनरली हमारे पास परसेंटेज में होता है। अगर मुझे क्वेश्चन में 5% लिखा हुआ है तो इसको एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसे लिख सकते हैं 0.5 और या फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5/100, 5/100। तो दैट मीन्स जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो P इंटू R इंटू T करते हुए अगर 5% रेट है तो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज ईदर 0.5 और या फिर 5/100। टाइम जनरली हमें या तो ईयर में दिया होता है या फिर मंथ्स में दिया होता है। अगर तो ईयर में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैं R की जगह पे 2, 3, 4 ईयर यहाँ पर पुट कर दूंगा। लेकिन अगर ये मंथ्स में दिया हुआ है तो मंथ्स को मुझे पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। से अगर वो मुझे कहता है 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे लिखना होगा 6/12, क्योंकि 12 महीने का आपका एक ईयर होता है। तो 6 मंथ्स को मुझे पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा हाफ ईयर। और इसके बाद आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं हाफ, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 6/12 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ द अमाउंट विच समवन इज़ गोइंग टू पे अस फॉर यूज़ ऑफ आवर मनी दैट वी हैव लेंट हिम। अगर सीधे से हिंदी भाषा में कहूँ तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने मुझे उधार दिया या फिर मैंने किसी को पैसे उधार दिए, उस पैसे को अगर वो कुछ समय के लिए यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके बाद वो मुझे वापस कर देगा, तो उतने समय के यूज़ करने के लिए मैं उससे कुछ अमाउंट डिमांड कर रहा हूँ, एंड दैट अमाउंट इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट। इसे हम लॉ की टर्म में कंसिडरेशन भी कहते हैं, जो कि आप लॉ के सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, SI सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू P इंटू R इंटू T, P इंटू R इंटू T। नेक्स्ट हम हमारी आती है अमाउंट। ये अमाउंट आप नॉर्मल सेंस में जो हम अमाउंट का मीनिंग लेकर चलते हैं वो मत लीजिएगा। यहाँ पे अमाउंट का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो अमाउंट आप लौटाने वाले हैं किसी को, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लस उसको जितने टाइम आपने यूज़ किया उसका इंटरेस्ट। ये अमाउंट है। फिर मैं कह रहा हूँ आप इसका बेयर मीनिंग अमाउंट मत लीजिएगा, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल बोलचाल में लेते हैं। अमाउंट हेयर मीन्स in respect of simple interest it is principal plus interest। ये प्रिंसिपल अभी भी मैंने आपको बताया, इसको हम डिनोट करते हैं P से, और इस इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट करते हैं I से या SI से। तो मैं ये कह सकता हूँ दिस प्रिंसिपल P प्लस I आपका जो इंटरेस्ट है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ इक्वल टू आपका ये वाला अमाउंट। इससे मैं एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ अभी। आइए हम लोग नेक्स्ट शीट पर देखते हैं। आइए फ्रेंड, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे कहा था
सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू SI, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और मैंने आपसे कहा था SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो आइए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ P और SI की जगह मैं पुट करता हूँ P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी। तो मेरे पास ये हो गया A इज इक्वल टू P इंटू PRT। तो आइए फ्रेंड्स P कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस RT। तो ये मेरे पास अमाउंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप किसी पर्सन से P रुपीज़ उधार लेते हैं R रेट ऑफ इंटरेस्ट से T टाइम के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से T टाइम पीरियड के बाद आप उसे इतना अमाउंट वापस करने जा रहे हैं। इसके बाद सवाल ये उठता है, क्या हमारी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम हमसे हमेशा R की ही कैलकुलेशन करवाएगी या T की कैलकुलेशन कराएगी या P की या फिर SI की? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में ऐसा कभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि वो A ही कैलकुलेट कराएगा। हो सकता है A गिवन हो हमें, वो P कैलकुलेट कराए, और इसके साथ जब वो A हमें देगा तो इसके साथ 1 प्लस RT की इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह से कोई भी एक फैक्टर हाइड करके वो आपसे बाकी कैलकुलेशन करवा सकता है। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो आपने पढ़ा, मैं इसको थोड़ा सा समअप करता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा अभी क्या होता है, ये होता है P इंटू R इंटू टी, और उसके साथ फिर हमने पढ़ा अमाउंट। अमाउंट मैंने कहा जो नॉर्मल पैरेलेंस में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं अमाउंट वर्ड, ये वो अमाउंट नहीं है, ये मैथ्स की टर्म में अमाउंट मीन्स, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के रिलेशन में बात करूँ, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच कैन बी रिटर्न एज P प्लस P इंटू RT। सो A इज इक्वल टू P, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। फ्रेंड्स थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के केस में या आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ, ये गोल्डन रूल है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल नेवर चेंज। आप कह रहे होंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हर साल, वो अमाउंट सेम रहता है, यानी कि उसमें P में कोई भी चेंज नहीं आता। जब मैं अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है वो केवल यही है कि आप इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन वी कैलकुलेट इंटरेस्ट, हम पिछले प्रिंसिपल को अब तक का जितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको ऐड करके एक नया प्रिंसिपल बनाते हैं और उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो शुरुआत से चल रहा होता है वही रहता है, दैट नेवर चेंज। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज P यानी कि प्रिंसिपल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और T मेरे पास 3 इयर्स है और R मेरे पास 5% है, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T, और दिस विल बी 1 लाख इंटू 5% इंटू 3 ईयर। तो 5% 1 लाख का हो जाएगा हमारे पास 5000, और सॉरी 1 लाख 5%, तो 5% का ये हो जाएगा 5000, और 5000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो दिस विल बिकम 15000। तो इस तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और इट इज़ 1 लाख प्लस 15000, तो ये हो जाएगा आपका 1,15,000। सो फ्रेंड्स हमें पता है A इज इक्वल टू P प्लस आई। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं I इज़ ऑल्सो इक्वल टू A माइनस P, और इसी तरह से आप P को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं P इज़ इक्वल टू A माइनस आई। सो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपके साथ
इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जो ICAI के स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट। तो इस सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा आपसे एक सेपरेट वीडियो में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका मैं यूज़ एन्युटीज़ के टॉपिक में भी करने वाला हूँ। पहले तो समझना ये पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। जब मेरे पास ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट था तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप हिंदी में आपसे कहूँ तो आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था, सिंपल इंटरेस्ट के केस पर प्रिंसिपल रिमेन सेम, बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नया दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पीरियड के लिए हम प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने P रुपीज़ जो कि 1 लाख है वो मैंने X को बोरो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10% और टाइम रखा 2 ईयर। आइए ज़रा आराम से पहले समझिएगा कंसेप्ट को, मैं इसके बाद फॉर्मूला पर जाऊंगा आपके साथ। ये P प्रिंसिपल जो मैंने अमाउंट बोरो किया, दिस वाज अमाउंट बोरोड, सो X ने अमाउंट बोरो किया किसको, 2Y। X ने अमाउंट बोरो किया कितने रुपए, 1 लाख, किसे, Y को, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो सवाल उठेगा आफ्टर 2 ईयर Y विल रीपे टू X विच अमाउंट। तो आइए ज़रा समझते हैं। पहले 1 लाख रुपए पर फर्स्ट ईयर का 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा 10,000। सेकेंड ईयर पे 1 लाख प्लस 10,000 पर आप 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 11,000। प्रीवियस स्लाइड में देखा टोटल अमाउंट टू बी रीपेड हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000 और प्लस 11,000, 1,21,000। 1 लाख फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 10,000 और सेकेंड ईयर के लिए 11,000। ये मैंने आपको बताया, ये अमाउंट कहेंगे हम इसे। और ये तब है अगर ये फॉर्मूला मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मेरा जो टोटल अमाउंट टू बी रीपेड बनेगा वो मेरा हो जाएगा 1,21,000 रुपये। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि अगर यही क्वेश्चन होता और ये इसमें कहता है कि 10 साल का बताइए, तो क्या हम इस तरह से पहले फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकेंड ईयर का 11,000, तीसरे साल का 1,21,000 पे 10% 12,100, तो क्या इस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे। आइए अब हम इसके लिए एक शॉर्टकट सीखेंगे, यानी कि फॉर्मूला सीखेंगे। तो अगर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये होगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर, आप इसको n भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे t भी लिख सकते हैं। n इज़ नथिंग बट इट इज़ टाइम, दैट इज़ P इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, या फिर आप इसको t भी लिख सकते हैं जहाँ पर कि ये नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग पहले इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर अमाउंट इज इक्वल टू लिखते हैं P इंटू सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले अमाउंट कैलकुलेट होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे
एस आई के केस में पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रखा था, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, और फिर मैं अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में एस आई को ऐड करता हूँ। बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो पहले मैं अमाउंट कैलकुलेट करता हूँ, और अमाउंट में से फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्रिंसिपल, एंड देन आपके पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, पहले आपको निकालना होगा अमाउंट। अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ए इज इक्वल टू, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, या फिर आप इसको टी भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दिस विल बी ए माइनस पी। कौन सा वाला ए? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ए आपके पास ये वाला है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कहा आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, और ए था मेरे पास पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। तो आइए इसकी जगह मैं रिप्लेस करता हूँ पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन माइनस पी इज इक्वल टू इंटरेस्ट। पी कॉमन ले लीजिएगा, तो आई इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अगली लाइन में देखते हैं, आई इज इक्वल टू पी कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बन जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, उसमें से पी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन माइनस 1।